नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी एक बार पुनः से विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज आप सभी के मध्य में हम लेकर के आए हैं संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण श्रृंखला को, जो आपके लिए आने वाली सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में उपयोगी सिद्ध होगी। सेशन को एक बार लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे आज के महत्वपूर्ण सेशन की। संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार एवं रचनाएं। तो सबसे पहले हैं भरत मुनि जी। भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। अनेक विद्वानों ने यानी मध्य इनके समय को लेकर मतभेद विद्यमान रहा है। आचार्य बलदेव उपाध्याय इनका समय द्वितीय सदी माना है। भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? तो नाट्य शास्त्र है। आचार्य अभिनव गुप्त ने नाट्य शास्त्र पर अभिनव भारती नाम की प्रख्यात टीका लिखी है। संगीत, नाटक, अभिनय के संपूर्ण ग्रंथ के रूप में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का बड़ा ही महत्व है। फिर जो है नाट्य शास्त्र के विषय में हम लोग जानते हैं। भरत मुनि रचित नाट्य शास्त्र भारतीय नाट्य और काव्य शास्त्र का आदि ग्रंथ है। इसमें नाट्य शास्त्र, संगीत शास्त्र, छंद शास्त्र, अलंकार शास्त्र, रस आदि सभी का सांगोपांग प्रतिपादन किया गया है। आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा है। क्या कहा है? पंचम वेद कहा है। इसमें चारों वेद यानी ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनय, अथर्ववेद से रस को लिया है। नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय है। कुछ स्रोतों जैसे निर्णय सागर प्रेस मुंबई, प्राच्य विद्या संस्थान बड़ौदा से प्रकाशित होने वाले नाट्य शास्त्र में 27 अध्याय हैं और इसमें लगभग 5000 श्लोक हैं। कितने? 5000 श्लोक हैं। फिर भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 10 प्रकार के नाटकों का वर्णन किया है। कितने प्रकार के? 10 प्रकार के नाटक, जैसे नाटक, प्रकरण, अंक, व्यायोग, भाण, समौकार, वीथी, प्रहसन, डिव, इहामृग इत्यादि। ये 10 जो है नाटक के प्रकार माने हैं भरत मुनि जी ने। नाट्य शास्त्र के 6ठ एवं 7वें अध्याय में रस एवं भाव का चित्रण किया गया है। इसमें भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, जिसमें 4 प्रधान रस हैं, जैसे श्रृंगार, रौद्र, वीर, बीभत्स। ये क्या है? 4 प्रधान रस हैं। और नाट्य शास्त्र में जो है शांत रस की चर्चा नहीं की गई है। किसकी? शांत रस की। नाट्य शास्त्र के 20वें अध्याय में 4 वृत्तियों यानी शैलियों, जैसे कि कैशिकी, भारती, आर्भटी और सात्वती लक्षणों का चित्रण किया गया है। किसमें? 20वें अध्याय में 4 वृत्तियों का। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने 10 काव्य गुण और 10 काव्य दोष माने हैं, साथ ही 4 अलंकार माने हैं। उपमा, यमक, रूपक, दीपक आदि की मीमांसा की है। उसके बाद में अगले रचनाकार हैं अश्वघोष जी। क्या नाम है? अश्वघोष। विभिन्न प्रसंगों से ज्ञात होता है कि ये साकेत अयोध्या के निवासी थे। जन्म से ब्राह्मण थे, परंतु बाद में बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए। कनिष्क के समकालीन और गुरु माने जाते हैं। चीनी यात्री इत्सिंग एवं ह्वेनसांग ने इनकी रचनाओं की प्रशंसा की है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बौद्ध चरित, सौंदरानंद, महायान, श्रद्धोत्पाद और वज्रसूची इत्यादि। फिर इनके ग्रंथ बुद्ध चरितम को हम लोग देखते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण इनका ग्रंथ है।
28 सर्गों में विभाजित इस महाकाव्य में भगवान बुद्ध के जन्म, शिक्षा दीक्षा, वैराग्य, ज्ञान प्राप्ति, धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण आदि का वर्णन है। इसके माध्यम से न सिर्फ बौद्ध धर्म का बल्कि संस्कृत भाषा का एशिया भर में प्रसार हुआ। संस्कृत में पूरी रचना प्राप्त न रहने से चीनी व तिब्बती भाषाओं से इसका पुनः संस्कृत में अनुवाद किया गया है। उसके बाद हम लोग अगले ग्रंथ को देखते हैं, सौंदरानंद को। 18 सर्गों के इस महाकाव्य की रचना बुद्ध के सिद्धांतों की विवेचना कर उसे जनमानस तक पहुंचाने के लिए किया गया। सौंदरानंद में गौतम बुद्ध के सौतेले भाई नंद और उनकी पत्नी सुंदरी की कथा वर्णित है। अगले महत्वपूर्ण संस्कृत के रचनाकार हैं भास जी। कौन है? भास महोदय। संस्कृत के प्रमुख नाटककारों में भास का नाम सर्वप्रथम आता है। विदित है कि कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम में इन्हें अपना प्रेरणा स्रोत बताया है। स्पष्ट है कि इनका समय कालिदास के पहले था। फिर सन 1912 में केरल के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान टी गणपत शास्त्री ने भास के 13 नाटकों को प्रकाशित करवाया और इन रचनाओं के प्रकाशन के साथ ही भास लौकिक संस्कृत के प्रथम नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। इनके कुल 13 नाटक बताए गए हैं। किसके? भास के। तो सबसे पहले है प्रतिमा नाटकम। क्या नाम है? प्रतिमा नाटकम। 7 अंकों में विभाजित प्रतिमा नाटक में राम कथा का वर्णन है। ननिहाल से अयोध्या लौट रहे भरत मार्ग में अपने पूर्वजों की प्रतिमाएं देखते हैं, जहां उन्हें अपने पिता दशरथ की भी प्रतिमा दिखाई देती है। यही इसमें मूल विषय है। अगला है अभिषेक नाटकम। इस नाटक का विभाजन जो है 6 अंकों में किया गया है। ये भी राम कथा पर आधारित है। इसमें रामायण के किष्किंधा कांड से युद्ध की समाप्ति तक की कथा वर्णित है। किसमें? अभिषेक नाटकम में। फिर अगला ग्रंथ है पंचरात्र। महाभारत के विराट पर्व को आधार बनाकर लिखा गया यह नाटक 3 अंकों में विभाजित है। गुरुदक्षिणा में द्रोणाचार्य दुर्योधन से पांडवों को आधा राज्य देने के लिए कहते हैं। 5 रात्रियों में पांडवों को ढूंढने की बात ही इस नाटक के नाम जो है पंचरात्र रखा गया है। अगली रचना है मध्यम व्यायोग। इस नाटक की कथा वस्तु का आधार महाभारत है। मध्यम पांडव भीम द्वारा अपने पुत्र घटोत्कच के माध्यम से ब्राह्मण पुत्र की रक्षा करने का प्रसंग इस नाटक में दिया गया है। फिर उसके बाद में है दूत घटोत्कचम। दूत घटोत्कचम। इस एकांकी की कथा महाभारत पर आश्रित है। इसमें अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात कृष्ण द्वारा घटोत्कच को दूत के रूप में धृतराष्ट्र के पास भेजना तथा क्रुद्ध होकर दुर्योधन द्वारा घटोत्कच का तिरस्कार करना बताया गया है। अगले ग्रंथ का नाम है कर्णभारम। इस एकांकी में दानवीर कर्ण की अद्भुत दानशीलता का वर्णन है, जहां छद्म वेशधारी इंद्र को अपना कवच और कुंडल दान देते हैं। अगला है दूत वाक्यम। श्री कृष्ण द्वारा पांडवों की ओर से दूत बनकर दुर्योधन के पास जाने, दुर्योधन द्वारा उन्हें अपमानित करने श्री कृष्ण के विराट रूप का वर्णन किया गया है। फिर अगला ग्रंथ है उर्भंगम। महाभारत कथा में द्रौपदी के अपमान, उसके पश्चात भीम द्वारा गदा युद्ध में दुर्योधन के उर यानी जंघा को भंग करने की कथा वर्णित है और नाटक की विशिष्टता इसके दुखांत होने के कारण है। फिर अगला है बालचरितम। 5 अंकों में विभाजित इस नाटक में कृष्ण की बाल लीला एवं कंस वध की कथा उल्लिखित है। अगला ग्रंथ है चारुदत्तम। इस नाटक की कथा वस्तु
दरिद्र ब्राह्मण चारुदत्त एवं बसंत सेना नामक वेश्या के प्रेम संबंधों पर आधारित है। 4 अंकों में विभाजित यह नाटक महाकवि भास की नाट्य श्रृंखला की अंतिम कड़ी है। फिर अगला ग्रंथ है अभिमारकम। ये नाटक 6 अंकों में है। लोक कथा पर आधारित इस नाटक में राजकुमार अभिमारक और राजा कुंती भोज की पुत्री कुरंगी का प्रेम प्रसंग एवं विवाह का वर्णन है। राजकुमार अभिमारक का मूल नाम विष्णुसेन है। अगले ग्रंथ का नाम क्या है? प्रतिज्ञा योगंधरायण। वत्स नरेश उदयन और उज्जैनी की राजकुमारी वासव दत्ता के परिणय संबंध का विवरण है। इसमें उज्जैनी के राजा प्रद्योत द्वारा उदयन को बंदी बनाना, मंत्री योगंधरायण का अपने नरेश को छुड़ाने की प्रतिज्ञा करना आदि प्रसंग कथा को पूर्ण बनाते हैं। और इस नाटक में कुल 4 अंक हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगले जो है ग्रंथ का नाम है स्वप्न वासव दत्तम। इसमें कुल 6 अंक हैं। भास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इसमें जो है नरेश उदयन स्वप्न में वासव दत्ता का दर्शन करते हैं। इसके साथ ही नाटक में राजा उदयन और मगध की राजपुत्री पद्मावती से विवाह संबंधी कथानक जुड़ा हुआ है। अगले जो है रचनाकार का नाम क्या है? कालिदास। संस्कृत साहित्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध महाकवि कालिदास जन्म से संबंधित प्राथमिक जानकारी उपलब्ध नहीं। कई स्रोतों से सूचना के आधार पर कालिदास उपमा अलंकार के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है और इनको गुप्त काल से जोड़ा गया है। कहा जाता है कि वे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे और इनके काव्य में वैदर्भी रीति की प्रधानता देखने को मिली है। सामान्यतः कालिदास का समय मतभेद के साथ प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व से चतुर्थ शताब्दी ईस्वी के मध्य स्वीकार किया जाता है। जन्म काल की तरह इनके जन्म स्थान को लेकर भी कोई मतैक्य नहीं है, लेकिन कर्म में उज्जैन की महत्ता को देखकर विद्वान इनका स्थान उज्जैन से जोड़ते हैं। तो वही कुछ इतिहासकार कालिदास का जन्म स्थल उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से भी मानते हैं। फिर इनका राजकुमारी विद्योत्मा से विवाह प्रसंग काफी प्रसिद्ध रहा है। कहा जाता है कि विद्योत्मा ने उस युवक से विवाह करने का निश्चय किया जो शास्त्रार्थ में उसे पराजित कर दे। देश भर के प्रकांड विद्वान पूरी कोशिशों के बाद भी विद्योत्मा को परास्त नहीं कर सके। चिढ़वश उन्होंने महामूर्ख समझे जाने वाले कालिदास को सिखा पढ़ाकर राजकुमारी से शास्त्रार्थ करवाया। फलस्वरूप कालिदास का विवाह विद्योत्मा से हुआ। बाद में जब विद्योत्मा को कालिदास की मूर्खता का पता चलता है तो वह उन्हें तिरस्कृत करती है, जिससे आहत होकर कालिदास गृह त्याग कर माँ काली की उपासना करते हैं। किंवदंती है कि माँ काली के आशीर्वाद से कालिदास संस्कृत के प्रकांड विद्वान बन गए। उन्होंने संस्कृत भाषा में सर्वश्रेष्ठ रचनाओं का सृजन किया है। अब हम लोग देखते हैं कालिदास की प्रमुख रचनाओं को। महाकाव्य रघुवंशम कुमार संभवम खंड काव्य मेघदूतम ऋत संहारम नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम मालविकाग्निमित्रम विक्रमो वर्षीयम। हम लोग एक एक करके इसके विषय में जानते हैं। रघुवंशम यह महाकाव्य 19 सर्गों में विभाजित है, जिसमें कालिदास ने रघुवंशी राजाओं की चर्चा की है। राजा दिलीप से शुरू हुई यह परंपरा अंतिम रघुवंशी शासक अग्निवर्ण तक उल्लिखित है। उसके बाद में कुमार संभव 17 सर्गों में विभाजित है। ये कितने? 17 सर्गों में विभाजित, जिनमें से प्रारंभिक 8 सर्ग ही कालिदास के स्वीकारे गए हैं। श्रृंगार रस प्रधान इस महाकाव्य का केंद्र बिंदु शिव और पार्वती का विवाह और कार्तिकेय का जन्म का वर्णन है। इसमें कम आय वाले
व्यक्ति को तप के कारण ही आदरणीय माना गया है। न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते। क्या है? कम आय वाले व्यक्ति को भी तप के कारण आदरणीय माना गया है, इसी कुमार संभव में। अगले ग्रंथ का नाम है मेघदूतम। इस खंड काव्य के दो भाग हैं। कितने हैं? दो भाग हैं। पूर्व मेघ है, उत्तर मेघ। यह एक गीत काव्य भी है। इसमें कुबेर की राजधानी अलकापुरी में यक्ष का निष्कासन और पत्नी वियोग में मेघ से संदेश ले जाने की प्रार्थना और उसे दूत बनाकर भेजने का चित्रण किया गया है। अगले ग्रंथ का नाम है ऋतु संहारम। ये कालिदास की प्रथम कृति है। 6 सर्गों में विभाजित इस खंड काव्य में भारत की प्रमुख 6 ऋतुओं का अत्यंत मनोरम स्वाभाविक चित्रण किया गया है। फिर अगले ग्रंथ का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। 7 अंकों में विभाजित यह नाटक कालिदास की सर्वोत्कृष्ट रचना है। इस कृति के संदर्भ में काव्येषु नाटकम रम्यम अर्थात काव्य के प्रकारों में नाटक विशेष सुंदर है कहा गया है। 24 प्रकार के छंदों से पूर्ण इस नाटक में दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय, मिलन, वियोग की कथा है, तो साथ ही मनुष्य जीवन की संपूर्ण यात्रा की भी एक झलक देखने को इसमें मिलती है। फिर अगली रचना का नाम है मालविकाग्नि मित्रम। महाकवि द्वारा रचित ये प्रथम नाटक है। इनका 5 अंकों में है, 96 श्लोकों में विभाजित है। शुंगवंशी राजकुमार अग्निमित्र और मालविका का प्रणय और विवाह का चित्रण किया गया है, यानी पहले प्रेम और फिर विवाह होता है। अगली रचना का नाम है विक्रमोर्वशीयम। 5 अंकों में विभाजित इस नाटक में राजा पुरुरवा और अप्सरा उर्वशी की प्रणय कथा का चित्रण है। अपनी रचनात्मक विशेषता के कारण इस नाटक को त्रोटक भी कहा गया है। किस लिए? रचनात्मक विशेषता के कारण। अगले लेखक का नाम क्या है? भारवी जी। इनके जन्म के विषय में प्रामाणिक जीवन वृत्त का अभाव है। फिर भी विभिन्न स्रोतों के आधार पर भारवी का समय 6ठी शताब्दी ईस्वी तय किया गया है। दक्षिण भारत के ऐहोल अभिलेख में भारवी का नामोल्लेख है, जिससे प्रतीत होता है कि इनका संबंध दक्षिण भारत से है। कुछ विद्वानों का मत है कि कविराज भारवी चालुक्य वंशी विष्णुवर्धन के सभा पंडित थे। उनकी माता का नाम सुशीला और पिता का नाम श्रीधर है। माता का नाम क्या है? सुशीला और पिता का नाम क्या है? श्रीधर। इनकी कविता नारियल फल के समान ऊपर से रुक्ष यानी कठोर, भीतर से सरस है। कहा गया है कि भारवी दंडी के प्रपितामह थे। उनका वास्तविक नाम दामोदर था और महाशैव भी कहा गया है। अर्थ गौरव के लिए संस्कृत काव्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध है कौन? भारवी। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। अब इनकी रचना को देखते हैं। किरातार्जुनीयम। भारव की कीर्ति का आधार उनकी एकमात्र रचना किरातार्जुनीयम है, जो कि महाकाव्य है। उदात्त गुणों के कारण ही इसकी गणना बृहत्त्रयी में होती है। वीर रस प्रधान इस ग्रंथ के प्रारंभिक श्लोक में श्री और अंतिम श्लोक में जो है लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है। 18 सर्गों का यह महाकाव्य महाभारत के वन पर्व की कथा पर आधारित है। वीर रस प्रधान इस ग्रंथ में कौरवों पर विजय पाने के लिए अर्जुन द्वारा शिव की तपस्या, शिव का किरात रूप धारण करके अर्जुन से युद्ध और प्रसन्न शिव से पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने का चित्रण किया गया है। फिर अगले लेखक हैं माघ। महाकवि माघ के जीवन वृत्त की संक्षिप्त रूपरेखा उनकी ही कृति शिशुपाल वधम के अंत में कवि वंश वर्णन उल्लिखित है। इनके पिता का नाम दत्तक था और पितामह का नाम सुप्रभुदेव था।
वर्तमान राजस्थान में भीनमाल नामक स्थान से इनका संबंध जोड़ा जाता है। इनका समय 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के आसपास माना जाता है। काव्य रचना की दृष्टि से ये उपमा, आर्तगौरव और पदलालित तीनों के लिए जाने जाते हैं। माघ के काव्यगत सौंदर्य के विषय में ये उक्ति जो है प्रचलित है। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम दांडिना पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा, अर्थात माघ में तीनों गुण पाए जाते हैं। फिर अगले लेखक का नाम है, क्या है, यानी माघ की रचना का नाम है शिशुपाल वधम। भारव की भांति माघ की भी एकमात्र रचना है शिशुपाल वधम। 20 सर्गों में विभाजित इस ग्रंथ में कथा महाभारत से ली गई है, जिसमें नारद द्वारा श्री कृष्ण से शिशुपाल द्वारा किए गए पूर्व जन्मों के अत्याचारों का तथा कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध का चित्रण किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने संस्कृत साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन को देखा जाना समझा। उसके अंतर्गत लेखक और उनकी रचनाओं को विस्तार से आप सभी ने समझा। हम उम्मीद करते हैं यह सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। कक्षा को लाइक करिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और साथ ही अपने दोस्तों को, साथियों को हमारे चैनल से अवश्य जोड़ते रहिएगा। आप सभी का प्यार मिलता रहेगा, हम आप लोगों को कक्षाएं देते रहेंगे। उन सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद जो अंत तक सेशन को वॉच किए हैं। हम मिलते हैं आप सभी को अगली कक्षा में, अगले प्रतिशत में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि सभी लोगों को, विद्यार्थियों।